नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज। यूसीएन न्यूज पर आज हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे अयोध्या की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर का निर्माण कार्य बेहद तेज गति से चल रहा है और 22 जनवरी को रामलला अपने जन्मस्थली पर विराजमान हो जाएंगे। एक लंबा संघर्ष, एक लंबा इतिहास न केवल रामलला का रहा है बल्कि देशवासियों का रहा है, राम के देश में राम के भक्तों का रहा है। एक लंबे आंदोलन के बाद रामलला अपनी जन्मस्थली पर विराजमान हो रहे हैं। इस कड़ी में अयोध्या नगरी की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन उसी तरीके से महत्वपूर्ण है नागपुर नगरी की भूमिका भी। जब जब इतिहास में राम मंदिर आंदोलन का जिक्र होगा तब तब कहीं ना कहीं नागपुर का भी जिक्र होगा। और ये सुखद संयोग देखिए, जो मंदिर निर्माण हो रहा है मौजूदा दौर में भी, उसमें नागपुर के ही एक व्यक्ति अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यह व्यक्ति है इंजीनियर गिरीश सहस्त्रभोजनी, जो इस समय अयोध्या में मौजूद हैं और उन्हीं की निगरानी में राम मंदिर निर्माण का पूरा कामकाज हो रहा है। अयोध्या से वीडियो कॉल के माध्यम से वो हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से राम के भव्य आगमन की तैयारियां हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूसीएन न्यूज से बात करने के लिए। आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा माहौल है अभी अयोध्या का और मंदिर निर्माण का काम किस तरीके से चल रहा है? जय श्री राम। सभी जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ देखिए, मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ ये हमारे मंदिर की जो लोअर प्लिंथ है वहां पर मैं खड़ा हूँ। आज तो मैं ये मंदिर के दक्षिण दिशा में हूँ, जहाँ का मैं दृश्य पहले आपको दिखाता हूँ जी। आप देख रहे हो ये मंदिर की दक्षिण दिशा का है और ये सामने जो सीढ़ियां आप देख रहे हो ये चक्कर जब आप आईनी तरफ मुड़ोगे तो मंदिर का जो यहाँ पर गृह मंडप है जी, बिल्कुल जिसके पश्चिम में विराजमान होगी उस स्थान पर आप पहुंच सकते हो। बिल्कुल फाइनल फिनिशिंग का प्लिंथ के ऊपर काम चल रहा है और यहाँ पर आप देखोगे साफ सफाई का भी काम चल रहा है। मामूली कोई करेक्शंस है, छोटे मोटे चल रहा है। जी, तो ये है मंदिर की आज की स्थिति। ये अब आप दाहिनी तरफ देखोगे जी, तो यहाँ पर पूरा दिशा है, प्रवेश होगा और वहां से ये अभी आप जो सामने देख रहे हो ये रंग मंडप का दक्षिण छोर है जी, इसके बाद में ये बीच में आती है रंग मंडप से गृह मंडप की तरफ जाने वाली और इस मंडप के आगे आप गुड़ी मंडप होगा या गढ़ मंडप होगा और उसके पश्चिम दिशा में जो है वो राम विराजमान होंगे, उसका गर्भगृह होगा। तो मंदिर का काम बड़े जोरों से चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर का काम जो है वो अभी हम साफ सफाई का काम चालू हमने किया हुआ है, क्योंकि ये है और कहीं आवश्यक है। जैसे कि आप देखोगे स्कैफोल्डिंग लगा हुआ है, ये स्कैफोल्डिंग है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जहां जहां शिखर आ रहे हैं। अब जैसे ये रंग मंडप का जो है दक्षिण, इसके ऊपर भी शिखर आएगा तो उसके लिए ये जो है वो स्कैफोल्डिंग लगाया हुआ है। तो अभी बहुत सारे जगहों में फर्स्ट फ्लोर का काम भी खत्म होने को आया है, मगर गर्भगृह का काम जो है वो और गुड़ मंडप का काम ये जो है वो अभी फर्स्ट फ्लोर में चल रहा है। तो ये सारा काम जो है ये लगभग जाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि 2024 के मध्य तक ये मंदिर का है वो बाहरी काम भी पूरा हो जाएगा। ये इसके अलावा परकोटा है अभी आपको जो सामने दिख रहा है दूर, ये जो वास्तु आपको दिख रही है जी, जी, हाँ, अभी जो आपको दूर दिख रहा है ये टावर के बाएं तरफ आपको जो दिख रहा है वो यहाँ का परकोटा का प्रवेश द्वार है। फ्लोर से प्रवेश आपका होगा और अभी आप जो देख रहे हो ये पूरब दिशा है। पूरब दिशा से आप अंदर आओगे, कुछ दिख रहा है लॉन्ग कॉरिडोर दूर, कोटा का काम अभी चल रहा है। जी,
विस्तार से काम चल रहा है। अभी आपको दूर जो है लाल रंग की जो टिन की शेड दिख रही है, जी अभी यहाँ पर रामलला विराजमान है। अस्थाई राम मंदिर यहीं पर है जी और यहीं से लगभग वो 200 मीटर, 250 मीटर के दूरी पर अस्थाई मंदिर है। जी फिर मैं यहाँ जाता हूँ, ये दक्षिण दिशा की ओर आपको दिखा रहा हूँ। जी यहाँ पर इन वृक्षों के पीछे दूर आपको कुबेर नाम की एक जगह है। तो एक कुबेर टिला पर पौराणिक मान्यता है कि यहाँ कुबेर ने अपना खजाना रखा हुआ था। जी अभी आज तो कोई शेष हमें मिला नहीं जब हमने काम शुरू किया, किंतु यहाँ पर एक सुंदर जटायु स्मारक बना है। जो नए जटायु हमने पंचधातु के जो है ब्रॉन्ज के वो बनाए हुए यहाँ पर उससे विराजमान है। जी पीछे हुए हैं इसलिए दिखेंगे नहीं, किंतु उससे भी आगे जाएंगे तो आपको एक शिखर दिखेगा जहाँ पर दूर आप वृक्षों के बीच में वहाँ शिव भगवान की वहाँ पर पिंडी जो है उसकी स्थापना की हुई है। तो ये भी पुराना वहाँ पर शिव मंदिर है, उसको भी वैसे के वैसे रखा हुआ है। जी ये हमने आपको नजदीक जब आओगे तो यहाँ पर सूरज की रोशनी के कारण शायद आपको, मगर यहाँ परकोटा का काम अभी चल रहा है। तो इस प्रकार जहाँ देखो वहाँ पर बड़े तेजी से काम चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 22 जनवरी के पहले ही लगभग हम 16-17 तारीख तक ही तैयार साफ सफाई का काम होगा और आगे फिर जो 22 तारीख के कार्यक्रम के आवश्यक जो व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी है लोगों के बैठने की जी और पोडियम। अभी आपको मैं दूसरा दिखाना चाहता हूँ, दिव्यांग के लिए आने के लिए यहाँ पर स्पेशल व्हील चेयर का रैंप की व्यवस्था है। जो अभी आप दिख रहा है, मैं उस रैंप पर से नीचे उतर रहा हूँ जी। तो ये व्हील चेयर की भी व्यवस्था यहाँ पर होगी, उस पर से दिव्यांगजन जो है वो आसानी से आ सकेंगे जी। इसके अलावा मंदिर के पश्चिम दिशा में उन लिफ्ट, जो भी पैसेंजर की लिफ्ट है उसके जरिए भी लोग यहाँ पर आ सकेंगे जी। नीचे आप देख तो यहाँ पर ये कामगार दिख रहा है, ये इस मंदिर की नीचे की प्लिंथ का जो है वो आपको डेकोरेशन दिख रहा है जी। ये सब जो दीवार दिख रही है, इस दीवार पर सैंडस्टोन के बड़े सुंदर नक्काशी किए हुए सैंडस्टोन में ऐसे रामायण से संबंधित दृश्य यहाँ पर बनाए जाएंगे जो यहाँ पर लगाए जाएंगे जी। ये थोड़ा समय लेने वाला काम है और हम उम्मीद करते हैं कि 2025 के अंत तक ये काम भी पूरा हो जाएगा जी। ये सामने आप जो कमल दिख रहे हो जी, ये कमल यानी यहाँ की पैरापेट वॉल है जी। तो इस प्रकार इस मंदिर की जो प्लिंथ है, लोअर प्लिंथ जो है उसकी ये पैरापेट वॉल आपको दिख रही है जी। अब आप सामने देखोगे तो मंदिर देखिए कितना सुंदर नक्शी, जहाँ देखो आप नक्काशी का काम कर रहा है जी। और इसकी अभी साफ सफाई और फिनिशिंग टचेस देना भी चालू है जहाँ काम हो चुका है जी। सुंदर किस्म की यहाँ पर नक्काशी की गई है जी। और ये सारा सैंडस्टोन है जो जिले से और यहाँ पर बंसी पहाड़पुर क्वारी पत्थर की खदान से यहाँ पर आया हुआ है जी। यहाँ आप देखोगे कि कुछ जगहों में है और कुछ जगहों में दीवारें हैं, तो वो यहाँ के मंदिर की स्थिरता के दृष्टि से आवश्यक है, जिसे हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के भाषा में शियर वॉल्स कहते हैं। इस प्रकार का इनका काम है और ये इस मंदिर को बड़ा स्थिर बनाएंगे। और ये पूरे मंदिर के आप देखोगे यहाँ पर दूर आपको हनुमान नमन मुद्रा में हनुमान जी आपको दिखेंगे जी। बहुत ही सुंदर ऐसे इस प्रकार का अद्भुत यह मंदिर का निर्माण हो रहा है जी। गिरीश जी, अब हम चाहेंगे कि आप कैमरे के सामने आ जाएं, आपसे कुछ बातचीत हम करेंगे। गिरीश जी, ये बताएं कि राम मंदिर निर्माण का जो काम हो रहा है, हजारों कर्मचारी, हजारों वर्कर उसमें काम कर रहे हैं, एक तरीके से देश का भी प्रतिनिधित्व है कि देश जो वहां पर जो काम हो रहा है, जो राम भक्त है वो भी चाहते हैं कि उनकी भी कहीं ना कहीं एक तरीके से भावनात्मक जुड़ाव है कि राम मंदिर के निर्माण में। लेकिन बतौर इंजीनियर आप इस काम को कर रहे हैं, राम का मंदिर
500 वर्षों के बाद में रामलला अपने मूल जन्मस्थान पर विराजित हो रहे हैं। किस तरीके की भावना है? आप डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजर के पद पर कार्यरत है वहां पर, यानी कि एक तरीके से जो सारा कामकाज हो रहा है वो जिन लोगों की निगरानी में हो रहा है उनमें से आप प्रमुख हैं। लेकिन ये जो मंदिर के निर्माण कार्य से जुड़ने का मौका आपको मिला है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात आपको साफ करना चाहता हूं कि यहाँ पर मंदिर निर्माण के हमारे प्रमुख स्वयं रामलला है और हम लोग जो है वो सेवक है। और मैं भले ही खुद को कंस्ट्रक्शन मैनेजर, डिजाइन मैनेजर, ये मैं मेरा ओहदा यहाँ पर है, किंतु ऐसे अनेक लोग हैं यहाँ पर जो सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। तो अगर मैं समझूं कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मेरे जैसा मूर्ख शायद कोई दूसरा नहीं होगा। और रामलला ही खुद हमारे लीडर है, वही हमारे हाथों से, हमारे बुद्धि से जो भी उचित है वही करवा रहे हैं। इस भाव से हम लोग सारे काम कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि हर समस्या का हल जो है वो यहाँ पर निकल रहा है। लोगों की सोच और इसके लिए जो भी आवश्यक है वह विज्ञान की सोच, ये सारे का मिलाप यहाँ पर हमें दिख रहा है। और मैं तो इतना भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने आज तक अपने जीवन में जो भी आइकॉनिक बहुत बड़े ऐसे प्रोजेक्ट किए हुए हैं जहाँ पर मेरा रोल, किरदार जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हैसियत से रहा, किंतु उन कामों में और आज मैं जो काम कर रहा हूं इनमें इतना मूलभूत फर्क है कि किसी एक काम का समाधान इतना अत्यधिक आज तक मुझे कभी नहीं मिला था जितना यहाँ मिल रहा है। और इसका केवल एक ही कारण है कि राम काज में हम जुड़े हुए हैं, इस भाव से कर रहे हैं, तो उसका समाधान भी असामान्य है। जी। लेकिन कई लोग ऐसा चाहकर भी उन्हें ऐसा संयोग नहीं मिला होगा कि वो मंदिर निर्माण के काम से प्रत्यक्ष तौर से जुड़ पाएं, लेकिन आपको न केवल वो अनुभव मिला है बल्कि साक्षात तौर पर आप वहां काम कर रहे हैं। अयोध्या से जो तस्वीरें हमारे सामने आती है देशवासियों के, उसमें जो काम करने वाले मजदूर हैं वो बड़े भावनात्मक हो जाते हैं बात करते करते। कई मजदूर तो ये कहते हैं कि उन्हें उनका मेहनताना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो काम वो कर रहे हैं वो उन्हें करना है और मंदिर निर्माण के काम को पूरा करना है। तो ये जो भावनाएं हैं इसको आप किस तरीके से रेखांकित करते हैं, किस तरीके से आप बताएंगे इसके बारे में? देखिए, यहाँ इसमें तो कोई दोराह नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल एक दिन के लिए भी किसी काम के लिए एक आधा वेंडर आता है और जाता है तो उसके मन में यही भाव होती है कि यहाँ इस कार्य में मेरा बिल्कुल अल्प से अल्प भी जो योगदान रहा है तो यह मेरी गत जन्मों की पुण्याई है और उसी पुण्य के कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इसमें कोई शक नहीं है और इसीलिए मैं भी बड़ा गर्व यहाँ पर महसूस करता हूँ। मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ तो रामलला ने कुछ तो मेरे अंदर भी देखा है, तभी मुझे यह जो है वो अहम जिम्मेदारी रामलला ने दी है। तो रामलला का सेवक होने के कारण मैं यही चाहता हूँ कि मेरे अंदर अत्यंत विनम्र भाव रहे, सदा भक्ति बनी रहे और रामलला जो है उनकी कृपा इसी प्रकार करते रहे। और यही भाव सभी लोगों का है। मैंने जैसे बताया, यहाँ पर जो टाटा कंसल्टिंग के इंजीनियर्स है, यहाँ पर जो L&T के इंजीनियर्स है और इसके अलावा जितने भी वेंडर्स है, सप्लायर्स है, यहाँ पर जुड़े हुए सारे जो अलग अलग एजेंसियों के लोग हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है अलग अलग लेवल पे जिनका सहयोग हमें लेना पड़ा है, वे हो गए, ट्रांसपोर्टर्स है, लॉजिस्टिक मैनेजर्स है, ये सारे लोग जो है इनकी यही भावना है कि हमारा कुछ न कुछ योगदान यहाँ पर जो है वो मिले। रामलला के काज में शुरुआत में बड़ा विलंब होता है, यह तो सभी सर्वश्रुत है, किंतु जब अब ये काम आगे बढ़ रहा है तो इस तेजी से ये काम हो रहा है कि कोई यकीन नहीं कर सकेगा, इतने तेजी से ये काम हो रहा है। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 5 फरवरी को न्यास की स्थापना हुई, श्री राम जन्मभूमि न्यास। और उसके उपरांत यहाँ पर जो है वो इस जमीन की जो है वो सतह कितनी है, कैसे प्रकार की मिट्टी है, इसकी जांच की गई। इसमें भी कई अलग अलग एजेंसियां जैसे CBRI रुड़की जो है, उन्होंने स्ट्रक्चरल डिजाइन में बड़ा अहम किरदार उनका है।
इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैनेजमेंट जो है उनका है, नेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI, उनका यहाँ पर बड़ा अमूल्य योगदान है। जी तो इन सब लोगों ने यहाँ पर अपना हाथ जो है जुटाया है। IIT चेन्नई है, IIT गुवाहाटी है, IIT मुंबई है, IIT कानपुर है, इन लोगों ने भी बड़ा सहयोग यहाँ पर दिया हुआ है। और ये मैं जरूर कहूंगा कि जनता जनार्दन का हाथ इसमें सबसे बड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो पूंजी की, और वो पूंजी केवल 40 दिनों में जिस मात्रा में सब लोगों ने बड़े स्वयं स्फूर्ति के साथ दान देकर की, तो उसी के कारण ये मंदिर आज संभव जो है वो संभव हो रहा है। तो यहाँ पर एक दो नहीं, करोड़ों लोगों के हाथ इस मंदिर में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लगे हैं, और इसीलिए ये कारण जो है, इसी मंदिर का जो निर्माण है वो बड़ा सुंदर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक सवाल आपसे ऐसा है गिरीश जी कि वो पहला भाव आपके मन में क्या था जब आपने उस स्थान को देखा होगा कि रामलला यहीं पर जन्मे थे और 500 साल के बाद में अपने जन्मस्थली पर वो फिर से वहीं पर विराजित होंगे, तो इस पूरी प्रक्रिया में आप भी एक निमित्त बने, तो वो उस स्थान को जब आपने पहली बार देखा था तो आपके मन में किस तरीके का भाव था? देखिए, ये 90 और 92 के जो है उन दिनों में, उन सालों में ये मूवमेंट जो है राम जन्मभूमि की चली, जो हमारी आज की पीढ़ी को ज्ञात है, किंतु यह हमें ज्ञात नहीं है बहुतों को कि ये लड़ाई जो है वो अगर तो 500 वर्षों से चलते आ रही है जी। और इसलिए ये जो है इसका बड़ा लंबा इतिहास रहा हुआ है, और इस इतिहास को आखिरकार जाके वो इसकी परिणति जो है वो रामलला जो है वो अपने उचित स्थान पर यहाँ पर विराजेंगे, यही होनी थी और वह हो चुकी है। जब हमने मंदिर की खुदाई यहाँ पर शुरू की तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले जैसे अंदेशा था, उसी प्रकार ठीक हमें खुदाई में यहाँ पर पुरातन मंदिरों के अलग अलग 5 लेवल में पुरातन मंदिरों के एक के नीचे एक इस प्रकार के अवशेष हमें मिलते गए। तो ये बिल्कुल साफ था कि यहाँ पर मंदिर ही था और विष्णुहरि या रामलला के ही मंदिर यहाँ पर एक के नीचे एक थे। तो अगर हमारे मंदिरों के ऊपर आक्रांताओं ने अगर कब्जा कर लिया था तो उनको तो जाना ही था, केवल सच्चाई जो है उसको प्रकट होने में समय लगता है, किंतु सच्चाई सामने आती जरूर है और इस प्रकार वो सामने आई है। और आज रामलला अपने मूल जन्म स्थान पर भव्य सुंदर मंदिर में विराजमान होंगे। एक सवाल आपसे ऐसा है कि आपकी पैदाइश नागपुर में रही है, पढ़ाई लिखाई नागपुर में रही है, फिर उसके बाद में आपने दुनिया भर में काम किया और मौजूदा दौर में दुनिया भर में कंस्ट्रक्शन के काम की जो भी माइलस्टोन वाली इमारतें हैं उन सब में कहीं ना कहीं आपका योगदान रहा। अब आप राम मंदिर से जुड़े हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जिसको हमारे देश के इतिहास के बारे में जो जानकारी है या उसके बारे में लगाव है और जो हमारी संस्कृति को अपने मूल स्वरूप में फिर से जागृत होना चाहती है, तो ऐसे जो लोग हैं इनकी कोई कमी नहीं है और ये भाव जो है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है और ये जरूर बढ़ेगा। और उसका ही ये परिणाम है कि उस समय से लेकर आज तक जो है वो अनेक लोग जो इसका जो है वो प्रतीक्षा कर रहे थे, उनमें से मैं भी एक था। इसमें ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। और मैंने जो आज तक काम किए हैं उसमें बड़े आइकॉनिक कोई प्रोजेक्ट्स भी मैंने किए हुए हैं, किंतु उसमें बुर्ज खलीफा हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग टावर रशिया का हुआ और जायद नेशनल म्यूजियम अबू धाबी का हुआ। इसमें मेरा भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, किंतु मैं फिर से वही बात कहूंगा कि वहां का योगदान जो है वह मैं अपने प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन के लिए मैं कर रहा था। आज मैं जो कर रहा हूँ ये मेरी आध्यात्मिक और मानसिक समाधान के लिए मैं आज ये कर रहा हूँ, जो मुझे यहाँ पर पूरेपूर मिल रहा है। जी। अच्छा, आपका इस राम मंदिर निर्माण के प्रोजेक्ट से जुड़ाव कैसा हुआ, उसके बारे में अगर बताएं। आप खुद से आगे आए थे, अप्रोच हुआ था, चूंकि आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं मंदिर निर्माण से जुड़ने के लिए, या ट्रस्ट ने आपसे संपर्क किया,
किस तरीके की चीजें हुई थी कुल मिलाकर? देखिए, ये फिर से बात वहीं पर आती है कि हम्म। मैं कोई अकेला ऐसा बहुत बड़ा नहीं हूँ। संभव है मुझसे भी ज्यादा अनुभवी, मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी लोग इस इस इच्छा से यहाँ पर बैठे होंगे। जी। किंतु आखिर मैं यही सोचता हूँ कि रामलला ने मुझे चुन लिया है। जी। तो रामलला ने चुन लिया है, तो जो उचित गुणों की का जो व्याकरण होता है कि भाई इसमें सिंसियरिटी कितनी हो, इसमें ज्ञान कितना हो, इसमें अनुभव कितना हो, तो शायद रामलला ने सोचा होगा कि ये बंदा कुछ कर पाएगा यहाँ पर, इसलिए मुझे चुन लिया है। और फिर चुनने की प्रक्रिया जो है वो तो केवल एक निमित्त है, तो उसे कोई ज्यादा मैं अहमियत नहीं देता हूँ। मैंने भी और लोगों ने जैसे प्रयास किया होगा वैसे कोशिश की, मैंने भी प्रयास ये किया कि भाई मेरा जो सीवी है वो मैंने कहीं पर जहाँ पर इस न्यास की तरफ बढ़ाना था उसको बढ़ाया। फिर उसके बाद में कुछ जो है वो साक्षात्कार हुए और उसके बाद में उन्होंने उचित समझा और उसके बाद मेरा चयन हुआ। तो मैं ये कदापि नहीं मानता कि मैं अकेला होऊंगा, ऐसे कई लोग होंगे, किंतु मैं ये इसीलिए मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि रामलला ने मुझे यहाँ पर चुन लिया है। जी। एक सवाल आपसे ऐसा है नागपुर से जुड़ा हुआ कि राम मंदिर आंदोलन और मौजूदा स्वरूप में राम मंदिर का निर्माण, इसमें नागपुर की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि भूमिका बड़ी अहम हो जाती है, तब के दौर से लेकर अब के दौर तक नागपुर के कई लोगों की इसमें अहम भूमिका रही है। तो मौजूदा दौर में इस भूमिका को आप किस तरीके से रेखांकित करेंगे? आप भी नागपुर के हैं और आप भी इस समय अयोध्या में रामलला के विराजित होने की जो कार्य पूर्णता है उस पर अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि केवल नागपुर, अब ये संयोग है कि मैं नागपुर में करीबन अपने उम्र की 40 वर्षों तक रहा जी। और उसके बाद में मैंने स्थलांतर किया और आज मैं गोवा में रहता हूँ। जी। तो लगभग पिछले 30 वर्षों से मैं गोवा में स्थलांतरित हूँ, किंतु मैं नागपुर का भी हूँ और मैं आज गोवा का भी हूँ। इस प्रकार का मेरा जो है तो यह मेरा अपना आज का निजी जीवन है, किंतु मैं अपने आप को नागपुरी उतना ही समझता हूँ क्योंकि आज भी वहां पर मेरे कुल के बाकी लोग जो है शेष वे सब वहीं पर है, मेरे दोस्त वहीं पर है, मेरी शिक्षा जहाँ पर हुई है वे शिक्षण संस्थाएं वहां पर है और नागपुर का हर कोना जो है आज भी मेरे दिल में उतना ही जिंदा है। तो इसलिए मैं नागपुर का हूँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। किंतु मैं इतना अवश्य कहूंगा नागपुर का जो रोल है वो इस देश को गढ़ाने में बहुत अहम रह चुका है। नागपुर राष्ट्रीय संसद संघ का मूल होने के कारण हम बिल्कुल शिशु अवस्था से जब से आए हैं तभी से ये राष्ट्र भावना जो है वो कूट कूट कर भरी हुई ये एक प्रकार का संस्कार जो मिला वही उसी का परिणाम है कि जहां पर भी जाए, जहां भी जाए, जिस हालत में भी रहे, उस सभी में एक दृष्टिकोण अपने मातृभूमि के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ न कुछ करना यह सदैव जीवित रहता है। जी, एक अंतिम सवाल आपसे है चलते चलते, राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसकी वास्तु के बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाएं। कहा जा रहा है कि ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है, पत्थरों के ऊपर पत्थरों को रखकर ये काम पूरा हो रहा है। ये काम कितना महत्वपूर्ण है और कितना इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, और मंदिर को बनाए जाने के समय में मंदिर के एक डिज़ाइन की एक कल्पना होगी कि उसे किस तरीके से साकार किया जाए ताकि वो शास्त्रार्थ भी हो, धार्मिक भी हो और मौजूदा दौर का भी हो, अत्याधुनिक सुविधाओं से तत्पर भी हो। देखिए, ये एक बहुत ही विशाल और विस्तृत विषय है जी। और इतने छोटे एक साक्षात्कार में उसको कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं केवल मैं कुछ चंद वाक्यों में केवल आपको इतना बताऊंगा कि जो अलग अलग भिन्न शैलियां हैं मंदिर निर्माण की, उनमें से नागर शैली यह एक प्रमुख उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की रह चुकी है। जी। और यह विषय जो है वो आर्किटेक्ट लोगों का है और मैं मूलतः आर्किटेक्ट नहीं हूँ, किंतु इसके सोमपुरा जी जो अहमदाबाद के हैं वे इसके जाने माने आर्किटेक्ट हैं और उन्होंने इस प्रकार का चयन किया हुआ है
जो नागर शैली, और वह बड़ा उचित है क्योंकि उत्तर भारत में नागर शैली ही चलती है। जी तो ये नागर शैली की विशेषता ये है कि केवल एक शिखर नहीं होते। जी तो जी गर्भगृह का शिखर सबसे ऊंचा होता है। जी उसके बाद जो अन्य शिखर है मंदिर के, वे उससे थोड़े स्टेप डाउन करते करते छोटे छोटे जो है वो साइज में होते हैं। जी इसके चारों तरफ परकोटा यानी प्रदक्षिणा मार्ग है। यह भी नागर शैली की विशेषता है। जी तो इस प्रकार इसका निर्माण है और ये संपूर्णतया पत्थर का है। इसमें कहीं पर भी लोहा का जो है वो प्रयोग नहीं किया, मगर वो लोहे का प्रयोग जो ना है किया नहीं है, उसका प्रमुख कारण यही है कि लोहा जो है वो करोजन के कारण कमजोर कर देता है। वो करोड़ होके और क्रैकिंग होता है कंक्रीट में। जी तो इसलिए कंक्रीट भी नहीं है और लोहा भी नहीं है। जी मैं समझता हूँ आज के हमारे मुलाकात के लिए इतना ही मैं इस विषय पर बोलूंगा, जी क्योंकि यह बहुत ही विस्तृत विषय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अयोध्या से सीधे हमसे जुड़े और इतनी जानकारियां दी। तो नागपुर और विदर्भ के जो हमारे दर्शक हैं, अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी जो है वो यूसीएन न्यूज़ के माध्यम से उन्हें उन तक पहुंचेगी। और निमित्त आप बने हैं जो इस समय मौजूद हैं और इस अहम काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो जो जानकारियां हैं उसका दायरा थोड़ा सा और ज़्यादा व्यापक हो जाता है और जानकारियां जो है वो खुलकर छनकर और सही ढंग से हम तक पहुंचती हैं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला। हम समय समय पर आगे चल के आपसे फिर भी संवाद करने की कोशिश करेंगे। तब भी आप हमें जानकारियां दीजिएगा कि किस तरीके से अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय